सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड सेकंड लेक्चर। ये मेरा सेकंड लेक्चर होने वाला है जो आज साइटोलॉजी के ऊपर होगा। और हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुका है कि टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म क्या होते हैं एनाटॉमी के। और जो भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें। सो आज हम साइटोलॉजी के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। सो चलते हैं पढ़ने के लिए और चलते हैं अभी स्क्रीन पे। जैसा कि हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, हम बोल सकते हैं आज ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे बॉडी का बेस है। जैसा कि एक घर बनाने के लिए ईंट यानी ब्रिक्स एक बेस होती है, वैसे ही सेल हमारी बॉडी का बेस होता है। पहले हम समझते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल, जहाँ पे साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल। देन है डेफिनीशन ऑफ सेल। सेल की डिफिनीशन क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जहाँ पे स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, जैसे कि ईंटें बहुत सारी मिलके बॉडी पूरा घर बनाती हैं, वैसे ही स्ट्रक्चरल बहुत सारी सेल मिलके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंड फंक्शनल की बात की जाए तो फंक्शनल दैट मीन्स कि हमारे अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि सांस लेना या वेस्ट निकालना, ये सब चीज काम सेल के थ्रू हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर ऑफ सेल वॉल इन कॉर्क रॉबर्ट हुक्स इन 1665। मतलब सबसे पहले जिसकी हम समझ सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल वॉल इन कॉर्क में, मतलब समझ सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। एंड सेकंड की बात की जाए तो जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लिविंग सेल, मतलब एनिमल सेल में पहली बार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। तो फन फैक्ट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी 10 की पावर 12 एंड 10 की पावर 13 सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। मतलब इतने मिलियंस की बात 10 मिलियंस में होती हैं, बहुत सारे मिलियंस में होती हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है। हम सेल के बारे में पहली बात पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे कैंसर सेल्स के बारे में। उनको समझने के लिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें इसीलिए पढ़ना जरूरी है अभी सेल्स के बारे में, क्योंकि आगे चल के ये बहुत सारी चीजें सेल से ही आएंगी। जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं दवाइयाँ, जैसे कि ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। ये सारे ड्रग्स सेल्स पे ही काम करते हैं, और कैसे करते हैं इसे समझने के लिए हमें सेल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल में देखते हैं कि मेनली तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड तीसरा है न्यूक्लियस। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। कंपोनेंट को फ्लो चार्ट में हम पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट। अब सेल को हमें अच्छे से समझने के लिए मानना पड़ेगा कि सेल एक फैक्ट्री है, और वहां सेल मेम्ब्रेन वॉल्व है। वॉल यानी दीवार, फैक्ट्री की दीवार जहां पे गार्ड होता है। और साइटोप्लाज्म को हम समझ सकते हैं कि फैक्ट्री के फ्लोर, जहाँ पे सारे मशीनें प्रेजेंट होती हैं और वर्क करती हैं। और न्यूक्लियस का मतलब समझ सकते हैं कि हेड ऑफ द ऑफिस, मतलब जो वहाँ का निर्धारित करता है कि आज क्या काम होने वाला है, फैक्ट्री पे क्या काम रोकना है, क्या काम करना है, हेड ऑफ ऑफिस संभालता है। तो वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस सेल के अंदर ऐसे ही काम करता है, संभालता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। पहला है साइटोसोल एंड दूसरा है सेल ऑर्गेनिलाज। और सेल ऑर्गेनिला फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट में। पहला है मेम्ब्रेनलेस और दूसरा है मेम्ब्रेनियस। मेम्ब्रेनलेस का मतलब होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, और जो मेम्ब्रेनियस मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जैसे डबल मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही कवरिंग के अंदर होता है। मेम्ब्रेनलेस के अंदर आता है राइबोसोम, और दूसरा आता है सेंट्रोसोम। और मेम्ब्रेनियस के अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ सेल पढ़ लेते हैं। टाइप कितने होते हैं, टाइप सेल के कितने टाइप होते हैं। मेनली टू टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है यूकैरियोटिक एंड दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जो पुरानी सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है न्यू सेल्स। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे नोकिया और स्मार्टफोन। नोकिया फोन जो बहुत पहले आते थे 1000 रुपए के, वो सिंपल थे, ना तो टच ना कैमरा, मतलब पुराने जमाने वाले।
जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, मतलब पुराना। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है नया, जैसे स्मार्टफोन, नए आईफोन अभी चल रहे हैं, या जैसे कि हम इंसान में, मतलब बोला जाए तो हम इंसानों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जनरल फीचर्स की बात करें तो न्यूक्लियस की हम पहले बात करते हैं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और दूसरा है न्यूक्लियोलस, जो प्रिमिटिव या प्रिमिटिव होता है, मतलब अच्छे से पूरा डेवलप नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डेवलप्ड न्यूक्लियोलस होता है, डेवलप होता है पूरी तरह से। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट में रहता है। डीएनए की बात की जाए तो सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में लाइनर शेप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनिला की। ऑल ऑर्गेनिला आर एब्सेंट एक्सेप्ट ओनली राइबोसोम, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल ऑर्गेनिला आर प्रेजेंट, इसमें सारे ऑर्गेनिला प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं आगे की कि इसमें राइबोसोम कितने होते हैं, इसमें 70 70 यस का मतलब होता है श्वेत वर्ग यूनिट। यूकैरियोटिक में कितनी श्वेत वर्ग यूनिट होती हैं, प्रोकैरियोटिक में कितनी श्वेत वर्ग यूनिट होती हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में 80 यस श्वेत वर्ग यूनिट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 70 यस श्वेत वर्ग यूनिट होती हैं। सेल डिवीजन की बात की जाए तो इसमें एमिटोसिस यानी बाइनरी फ्यूजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस दो तरह डिवीजन सेल्स का होता है। वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चरल ऑफ टिपिकल एनिमल्स। सो ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, जिसको आप देख के समझ सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है एक एनिमल सेल्स में। सो जैसे कि ये ऊपरी वाली परत को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक, ये वाला एरिया, इस स्ट्रक्चर को इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। ये लाइसोसोम, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर, फाइटोप्लाज्म मतलब होता है पानी, फ्लूइड जो भरा रहता है अंदर, वो होता है साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें ऑर्गेनिलाज हैं जो तैर रही होती हैं सेल के अंदर। सो दूसरा है तीसरा लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। ये है राइबोसोम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियस। ये पूरे एरिया को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है, और इस वाले एरिया को क्रोमैटिन बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रोमैटिन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार का होता है, और ये सिक्रेटरी वेसल्स होती है, और ये साइटोप्लाज्म ये है जो भरा हुआ है। और गोल्गी अपरेटस कुछ इस प्रकार का होता है, और गोल्गी वेसल्स कुछ इस प्रकार की होती है। तो आप इसको अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसा होता है, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे विद द यूजिंग ऑफ डायग्राम। सो डोंट वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बनाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो आल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल बाय गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल को समझने का सबसे देसी तरीका है या सबसे आसान तरीका है, सेल मेम्ब्रेन कोई ठोस दीवार नहीं है, यह एक लचीली या फ्लेक्सिबल है। कल्पना करो एक पानी का टब है या लिपिड का समुद्र बोल सकते हो, और उसमें प्लास्टिक की कुछ गंदे प्रोटीन्स तैर रहे हैं। इसको कल्पना करना, पानी मतलब बोले तो लिपिड अपनी जगह बदल सकता है, गंदे प्रोटीन्स इसमें यहाँ वहां तैर रही हैं, यानी मोजेक पैटर्न में। इसी को विज्ञान की भाषा में फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं, जो सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1972 में दिया था। तो हम पढ़ते हैं कि इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल के थ्रू समझाया गया है, जैसे कि हम समझ चुके हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल कैसे काम करता है। सो इस वाले एरिया को बोला जाता है हेड, एंड ये वाला एरिया होता है टेल, जिसमें से हेड जो होता है ये फॉस्फेट का बना होता है, जबकि टेल जो होता है तो वो लिपिड का बना होता है। लिपिड टेल आर हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग, मतलब बोला जाए लिपिड इज अ हाइड्रोफोबिक नॉट बाइंड विद द वाटर, ठीक है। तो जो लिपिड होती है तो वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर के साथ बाइंड नहीं होती है, इसीलिए ये बाय लेयर में अरेंज होता है।
क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी होता है, इसीलिए ये बाय लेयर में प्रेजेंट होती है, ये वाटर के साथ बाइंड नहीं होती है। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे किससे मिलके बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट है जो 5% होता है पहला, और फिर दूसरा है लिपिड जो 40% होता है, और 55% होता है प्रोटीन, इसलिए ये बाय लेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। यह है फर्स्ट नंबर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेन लिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जो होता है तो सेल मेम्ब्रेन का मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड होता है हेड एरिया होता है, ये हेड वाला एरिया होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर के साथ बाइंड हो सकता है। जहां आप ये वाला भी देख सकते हैं, ये होता है फॉस्फेट वाला एरिया, और ये होता है टिल, ये लिपिड वाला एरिया होता है, ये लिपिड से मिलकर बना होता है। सो पहला हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिपिड में मेनली बोला जाए तो दो टाइप का होता है फॉस्फोलिपिड। पहला होता है लेसिथिन, इसका केमिकल नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, दूसरे नाम से भी इसे हम ये जानते हैं, जिसकी साइट क्या होती है, लंग्स, ये लंग्स में होता है। ये एक एक्ट सर्फेक्टेंट का काम करता है। इसका मेन रोल बोला जाए तो प्रिवेंट एल्वियोलार कोलैप्स, इट अ मेजर सर्फेक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट होता है, ये बड़ा सर्फेक्टेंट होता है जो प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से एल्वियोलार को। और दूसरा है स्फिंगोमाइलिन, ठीक, जो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, नर्वस सिस्टम की सेल्स पे या नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसका रोल क्या होता है, फॉर्म माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का निर्माण करता है। माइलिन शीथ आपने पढ़ा होगा, माइलिन शीथ नहीं, हम आगे पढ़ेंगे माइलिन शीथ क्या होती है। ये एक माइनर सर्फेक्टेंट है, मतलब छोटा सर्फेक्टेंट का काम करता है। तीसरा है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, जिसका मेन साइट होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके रोल की बात की जाए ये अपोस्टोसिस का काम करता है, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब जैसे देखिए कोई सेल यदि अपने से कोई डेथ हो जाए तो जैसे देखिए एक होता है कि सेल अब खुद से डेथ होती है सेल की, जो बहुत टाइम की हो जाती है या कुछ हो जाता है तो सेल डेथ हो जाती है, और जो प्रोग्राम करके जैसे कि कोई मार दिया, कोई हाथ लग गया, इंजरी लग गई, तो वो सेल डेथ एक्सटर्नली हो गई, तो वो अलग होता है। और एक होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से पूरी साजिश करके मारी जाए, तो अपोस्टोसिस के अंदर आता है। जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है वो प्रोग्राम करके सेल डेथ करती है, उसे ही हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन बोलते हैं। और इसका मेन रोल बोला जाए तो यदि इसकी क्लिनिकल नोट की जाए तो ये लंग्स का रेशियो पता करने के लिए किया जाता है कि बेबी का लंग्स कितना मेच्योर हुआ है कितना नहीं हुआ है। इस रेशियो को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन के रेशियो को बोला जाए तो इसका यूज किया जाता है असेस करने के लिए फीटल लंग्स की मेच्योरिटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन है। जैसा कि हम पहला पढ़ चुके हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरा है क्या, ग्लाइकोलिपिड। हम अब ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या काम करता है, क्या होता है, ग्लूकोज प्लस लिपिड, सीएनएस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और दूसरा होता है गोल्जियोसाइड्स, जो जीआईटी पे काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल अबेंडेंट स्किन सेल्स होती है, स्किन सेल्स। कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में, ये ज्यादातर स्किन में ही देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। कोलेस्ट्रॉल की साइट बोला जाए तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। और रोल बोला जाए, रोल क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है एसेंशियल फॉर द रेगुलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि हमारे सेल्स सारे फ्लूइड हैं तभी तो कुछ होता है, तो इधर उधर सेल्स हो जाते हैं। फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, मतलब इसेंशियल फॉर द रेगुलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिकॉर्सर ऑफ विटामिन डी, और ये विटामिन डी का प्रिकॉर्सर भी होता है। जो कोलेस्ट्रॉल की भी बात की जाए तो ये प्रिकॉर्सर होता है विटामिन डी का, ये लिखा हुआ ना, ये प्रिकॉर्सर ऑफ द विटामिन डी। क्यों, कैसे काम करता है ये विटामिन डी, जब यूवी रेज हमारे स्किन पे आके पड़ती है तो ये कैसे काम करता है, हमारे अंदर विटामिन डी कैसे बनती है, हम इसको समझते हैं पहले। प्रिकॉर्सर कैसे काम करता है, ठीक, तो ये देख रहे हैं अपना कि रोल क्या, दूसरा रोल है प्रिकॉर्सर ऑफ विटामिन डी। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं, स्किन के कांटेक्ट में आती हैं,
तब ये विटामिन डी बन जाता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब प्रोटीन कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है ताकि ये काम करता है अंदर से बाहर बाहर चीज़ों को लाने के लिए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो। सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या कैसे काम करती है, ठीक। तो प्रोटीन मान लीजिए हमारी सेल है, ये सेल हो गई, ये यहाँ पे आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यहाँ होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो भागों में। पहला है, ये देख सकते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसका दूसरा नाम इंटीग्रल होता है। इंट्रिंसिक का दूसरा नाम इंटीग्रल होता है और एक्सट्रिंसिक का मतलब पेरीफेरल होता है। इसका काम बोले तो ट्रांसपोर्ट वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करता है कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। ये प्रोटीन कुछ इस प्रकार से लग जाता है जो जो बाहर के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अंदर लाने का काम करता है, अंदर लाने का काम करता है और अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है। ये काम कौन करता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। ये लिखा ना, फॉर ग्लूकोज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया। और वहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात की जाए तो अटैच्ड ईसीएफ और आईसीएफ डू नॉट अरेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आर पार नहीं होता है, ये बाहर और अंदर यानी कि सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये जैसे ये अंदर बाहर हो गए और यहाँ अंदर साइड प्रेजेंट होता है, ये सरफेक्टेंट में होता है, सरफेस वाले एरिया में क्रॉस नहीं करता है। प्रोटीन मैनेज ट्रांसपोर्ट, क्या लिखा? प्रोटीन मैनेज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू कॉन्टेक्ट ईसीएफ टू आईसीएफ। मतलब कहने का ये है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है ईसीएफ टू ईसीएफ से आईसीएफ तक। जबकि ये है इंस्टेंसिक प्रोटीन, ये मतलब ऊपर और नीचे प्रेजेंट होता है, आपने देख लिया। ओके, वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ये मेन ऑलिगोसैकेराइड होता है, ये मेनली दो टाइप का होता है। पहला ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है और ये कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिलके बना होता है। इसका मेन काम होता है कि ब्लड ग्रुप को पहचानना। जो ग्लाइकोलिपिड का होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका मेन रोल यही होता है कि पहचानना, ब्लड ग्रुप को पहचान के उनसे बाइंड करना। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके मेनली फंक्शन होता है, पहला प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट करता है, एक्ट्स एज द बैरियर प्रोटेक्टिंग द सेल्स इन इंटरनल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये बाहर से अंदर के लिए प्रोटेक्ट करता है। आप देख रहे होंगे, ये आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये पूरा नोट्स जो है तो मैं इन्फोग्राफिक्स में बनाया हूँ और इसीलिए आपको सारी चीज़ें मेरे पढ़ाने से भी ज़्यादा आपको देखने से ही समझ में आ रही होंगी। खैर नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है पहला है प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा है इट वर्क द सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है, इसके अंदर, यानी सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से बाहर करता है। एक्ट एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा है ये अब्जॉर्प्शन का काम करता है, इन्वॉल्व टू न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और न्यूट्रिएंट्स को टेक करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। ये तीसरा हो गया। चौथा है गैस एक्सचेंज का काम करता है, एक्सीलेटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन शेप एंड साइज। इस सेल के मेंटेन करता है शेप और साइज को। फॉर्म द चैनल्स, इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म द चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट और आयन, एग्जाम्पल के लिए सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें प्रोटीन्स चैनल्स बनाते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, जैसे पोटेशियम और सोडियम का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।